नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के इस कार्यक्रम में। उचित बढ़वार हेतु चने की फसल में जरूरी कार्य। जौ का अधिक उत्पादन लेने के लिए वैज्ञानिक विधि से बुआई। मोज़ेक रोग से सब्जियों में होता है भारी नुकसान और इसका नियंत्रण। दलहनी फसलों का राजा चना की बुआई प्रदेश में जिन किसानों ने आगात कर रखी है उनकी फसल इस समय 35 से 40 दिनों की अवस्था पर है और इसी समय फसल में उकठा रोग तथा कटवर्म कीट का प्रकोप भी शुरू हो जाता है। तो किसान भाई फसल में रोग और कीटों की सही पहचान करके इनका नियंत्रण किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर SB अग्रवाल। हमारे किसान भाई जो इस मौसम में चना लगा चुके हैं उनकी फसल वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था में होगी। हमारे किसानों के हमारे पास कई के फोन भी आते हैं जिनकी ऐसी समस्याएं या तो वो कीट से संबंधित होती हैं या बीमारी से संबंधित है। और इसके अलावा कभी कभी किसान भाई इस चीज में भी भ्रमित रहता है कि हमें पानी कितना और कब चलाना चाहिए। तो इसलिए हम किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहेंगे कि अभी पहले देखें कि हमारे खेत में नमी है कि नहीं, हमारे खेत की फसल की बढ़वार कैसी है। यदि बढ़वार पर्याप्त है तो हमें आज की स्थिति में पानी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु यदि जिन खेतों में नमी की कमी है, हमारे पास पानी का साधन उपलब्ध है और पौधे की बढ़वार नहीं हो रही है, ऐसी अवस्था में एक हल्की सिंचाई करना लाभप्रद होता है। किसान भाइयों, चना की फसल के साथ कुछ खरपतवार भी उगाते हैं जिनके कारण फसल का उचित विकास नहीं हो पाता और कीटों का प्रकोप भी होने लगता है। इसलिए आप इन खरपतवारों की निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। इसके अलावा चना की फसल में आने वाले उकठा रोग का नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। हमारे कुछ किसान भाई खेत में जब पौधे को मुरझाते हुए मरते हुए देखते हैं तब वो समझते हैं कि ये पानी की कमी से ये बीमारी हो रही है या ये पौधा मर रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता। ये पानी की कमी के कारण पौधा नहीं मर रहा है, पौधा बीमारी के कारण मरता है। ऐसी अवस्था में हमें, जिन भाइयों ने देखा होगा कि हम अपने चने के पौधे को हाथ लगाते उखाड़ते खींचते हैं तुरंत निकल आता है, तब समझ लें कि इसके अंदर बीमारी है और पौधा मर रहा है बीमारी के कारण। ये इसमें जड़ें देखेंगे तो भी आपको पौधा कई एक स्थान पर पीले हो जाते हैं, जड़ें मुरझाई हुई रहती हैं, सुकड़ी हुई रहती हैं। इसकी बीमारी का उपचार हमें करना चाहिए। उकठा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इसके अलावा उकठा रोग के नियंत्रण के लिए और क्या करना है, आइए जान लेते हैं। और उपचार ऐसी खड़ी फसल में उनको चाहिए कि या तो दवा का स्प्रे करें, और दवा का स्प्रे करना थोड़ा कठिन काम है क्योंकि हर पौधे की जड़ों तक दवाएं पहुंचाना ये थोड़ा सा कठिन है। इसलिए हम उनको ये सलाह देना चाहेंगे कि वो केचुआ खाद के साथ में 2 से 3 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को मिलाकर शाम के वक्त खेत में भुरक दें। और ये जिन लोगों को पानी लगाना हो उस समय उससे पहले अगर डालकर फिर पानी लगाएं तो ये ज्यादा कारगर होगी। किसान भाइयों, चना की फसल को इल्लियां अत्यधिक नुकसान पहुंचाती हैं, जिसके कारण उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इन इल्लियों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। दूसरी बात यह है कि जब वानस्पतिक अवस्था में हमारा पौधा है उस समय इल्ली, जो कटुआ इल्ली होती है, जो पत्तियों को खाती है, काट कर ढेर कर देती है या खाकर उसको कमजोर कर देती है पौधे को, ऐसी अवस्था में हमें दवा का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है। हमारे कुछ किसान भाई बाहर से खेत में घूमकर मेड़ पर देखते हैं और कहते हैं इसमें अभी कोई कीड़ा नहीं है, परंतु वास्तव में उसमें कीड़े का प्रवेश हो चुका होता है। ऐसे किसान भाइयों को चाहिए कि फेरोमोन ट्रैप वहां पर लगाएं, तो ये दोहरा काम करेगा। एक तो ये कि इल्ली का जो
पंखी होती है वो उसमें जब इकट्ठी हो जाती है तो ये सूचना मिल जाती है कि हमारे खेत में इनका प्रकोप हो चुका है। दूसरी कुछ हद तक इसमें नियंत्रण का भी काम करती है, जिसमें नर अगर उसमें इकट्ठे हो जाते हैं तो मादा के साथ में निषेचन क्रिया या प्रजनन क्रिया नहीं हो पाती है, तो अंडे बनने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इस तरीके से हमें फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करना चाहिए। प्रकोप हो चुका है और नियंत्रण करना चाहते हैं तो हमें खेत में जगह जगह पर एक खेत में कम से कम 20 खूंटियां हम वहां स्थापित करें, और 1 एकड़ में अगर हम ये खूंटियां लगा देते हैं वो की टी आकार की होती है, जिस पर चिड़िया आकर बैठती हैं और इल्ली की क्रियाकलापों को देखती हैं, तो वो इल्ली उनके खाने के उपयोग से वो उठाकर ले जाती हैं। तो इस तरीके से भी हम काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। यदि जिन भाइयों के पास रासायनिक दवाएं उपलब्ध नहीं है तो वो पहले से ही हमारे अपने खेत में नीम का तेल का स्प्रे करें। हमें 10 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसमें डालना चाहिए और स्प्रे करें, जिससे कि पौधे के प्रत्येक भाग पर समान रूप से वितरित हो सके। इसके नियंत्रण हेतु एक क्लोरोपाइरीफॉस जो दवा है और ज्यादा मात्रा में प्रकोप होने पर क्लोरोसाइपर के नाम से आती है 55% की, इसमें 1.5 से 2 ml दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम स्प्रे करें। तो इस तरीके से हम अपनी फसल की सुरक्षा पक्षियों के माध्यम से, नीम के तेल के माध्यम से और आवश्यकता के अनुसार रासायनिक दवाओं का, जिनमें मैंने क्लोरोपाइरीफॉस का नाम लिया है, उसका उपयोग करते हुए अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने अभी तक जौ की बुआई नहीं कर रही है, वे इस समय करना चाहते हैं, तो वो जौ की अधिक उपज लेने के लिए कौन कौन सी पिछात किस्मों का चयन करें और बुआई की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के सहायक निदेशक कृपाल सिंह। किसान भाइयों, जिस तरह हवा को शुद्ध रखना और पानी को शुद्ध रखना ये एक अच्छा काम है, उसी प्रकार जो परंपरागत फसलें हैं उनको बचाना और उनको लगाना और उनका उत्पादन लेना, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। हम जौ की किस प्रकार खेती करें उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं किसान भाइयों सबसे पहले आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जौ है, तो इसमें किसान भाइयों भूमि का चयन किस प्रकार किया जाए, कौन सी भूमि में ये अच्छी होती है। दोमट भूमि है और इस तरह की जो जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी होती है, उन भूमियों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि खेत की गहरी जुताई करना बहुत ही आवश्यक है। खेत की गहरी जुताई करने के बाद 2 बार खेत की विपरीत दिशाओं में जुताई करना भी आवश्यक है। किसान भाइयों, फसल की अच्छी पैदावार में खाद एवं उर्वरकों का योगदान मुख्य होता है। तो जौ की खेती के लिए किसान कौन सा खाद व उर्वरक लें और कितनी मात्रा में प्रयोग करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं। इसके बाद खेत में करीबन 50 क्विंटल गोबर की खाद को समान रूप से बिखेर कर पूरे खेत में फैलाकर अच्छे से जुताई करना चाहिए। जो खाद और उर्वरक का प्रबंधन कैसे किया जाए, तो सिंचित दशा में इसको जो खाद है वो 60 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार यदि असिंचित दशा में बोना है तो इसकी आधी मात्रा कर दी जाती है। अब किसान भाइयों, इसका खाद कब दिया जाए, तो इसमें खाद जो है यदि असिंचित दशा में बोते हैं तो संपूर्ण खाद जो है खेत की तैयारी के समय देना रहेगा, लेकिन जो आप बीज बोएंगे उसके नीचे कूड़ में खाद का उपयोग करना है। जबकि सिंचित दशा में हमें जो खाद उपयोग करना है वो संपूर्ण खाद बुआई के समय करना है, लेकिन नत्रजन जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा को हमें 2 भागों में वितरित करके बोना है। तो मैं यहाँ किस्मों की बात करता हूँ। ये जो इसमें कई प्रकार की किस्में होती हैं जो अधिक उत्पादन देती है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जो छिलके वाली किस्में हैं उसमें नरेंद्र जौ 1, नरेंद्र जौ 2, ये 2 महत्वपूर्ण किस्में हैं। इसके अलावा जो बगैर छिलके वाली है उसमें करण 3 और करण 4 किस्में अच्छी हैं। इसी प्रकार किसान भाइयों, जो माल्ट वाली किस्में हैं उसमें रेखा और प्रगति, ये 2 महत्वपूर्ण किस्में हैं जिनको किसान लगाकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद में मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इसमें बीज कितना लगता है। अधिकांश एरियो में, कई एरियो में सिंचित दशा में की जाती है, कहीं पे असिंचित दशा में की जाती है। तो जहाँ सिंचित दशा में की जाती है वहाँ पर इसका 75 किलो बीज की आवश्यकता होती है और असिंचित दशा में हमें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ता है।
किसान भाइयों, आपकी जौ की फसल में कीट व रोगों का प्रकोप ना हो, इसके लिए सबसे सस्ता व अच्छा उपाय है बीजोपचार। इसके लिए बुआई से पहले बीजों को वीटावैक्स 1 ग्राम व थाइरम 1 ग्राम दवा के मिश्रण से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। इसके बाद में मैं दूरी की बात कर रहा हूँ कि कितनी दूरी पर हमें इसको बोना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि लाइन से लाइन 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए हमें खेत में फसल की बुआई करना है। बीज कितनी गहराई पर बोएं ये निर्भर करता है कि आपके पास जल की क्या उपलब्धता है। यदि आप सूखे क्षेत्र में बोते हैं तो आपको गहराई में बोना पड़ेगा, और यदि आप सिंचित दशा में बोते हैं तो आपको ऊपर बोना पड़ेगा। जब गहराई असिंचित दशा में बोने के लिए आपको लगभग 7 सेंटीमीटर गहराई में बोना है, जबकि सिंचित दशा में आपको 5 सेंटीमीटर गहराई में बीजों को बोना है। इसके बाद मैं सिंचाई की बात करता हूँ तो सिंचाई इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब निर्भर करता है कि किसान के पास कितनी सिंचाई है। यदि उसके पास एक सिंचाई है, एक पानी देने के लिए है, तो वो उसको 30 दिन की अवस्था पर जब फसल में कल्ले निकलते हैं तब देना पड़ेगा। यदि 2 उसके पास पानी की उपलब्धता है तो एक 30 दिन की अवस्था पर देना है जब कल्ले निकलते हैं, और दूसरा 60 दिन की अवस्था पर जबकि उसमें पुष्पन की अवस्था होती है तब देना है। लेकिन यदि 3 पानी उपलब्ध है तो फसल में हमें जो पानी है वो 30 दिन की अवस्था पर, कल्ले अवस्था पर, पुष्पन अवस्था पर तथा 80 दिन की अवस्था पर जबकि फसल में दूध की अवस्था होती है तब दिया जाता है। तो पानी देते समय ये हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा जब हवा चलती है, इस तरह का मौसम हो, तब उस समय पानी नहीं देना है, नहीं तो क्या होगा, फसल लेट जाएगी। ये एक मुख्य समस्या है। अब इसमें मैं बात करता हूँ किसान भाइयों जो खरपतवार प्रबंधन की, तो खरपतवार प्रबंधन में इसमें 30 से 35 दिन की अवस्था तक घास जो खरपतवार रहते हैं उनसे फसल को मुक्त रखना चाहिए। ये खरपतवार जो होते हैं फसल की जो वृद्धि है उसको प्रभावित करते हैं तथा उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो इनको नियंत्रण करने के लिए निंदाई गुड़ाई का जो तरीका है वो सबसे अच्छा है। क्योंकि निंदाई गुड़ाई करने से जो मिट्टी का वायु संचार है वो अच्छा होता है और फसल की जो अवस्था है, जो फसल की वृद्धि है वो भी अच्छी होती है। इसी तरह हम अच्छा उत्पादन जो से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने कई तरह की सब्जियों की फसल लगा रखी है। उनके यहाँ फसलों में अक्सर मोज़ेक रोग का प्रकोप देखा जाता है, जिसका यदि समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो सब्जियों का बहुत कम उत्पादन ही मिल पाएगा। तो किसान भाई किस प्रकार से करें मोज़ेक रोग का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर मनीषा शर्मा से। भाई सब्जी की फसलें ले रहे हैं जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन, इसमें एक मोज़ेक नाम की बीमारी भी है। इस बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसमें पौधे की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां ऊपर की तरफ हो जाती है और फ्लावरिंग नहीं हो पाती, ना ही ये जो फल उत्पादन हो पाता है। सब्जियों में मोज़ेक रोग रसचूसक कीटों द्वारा फैलाया जाता है और यदि समय रहते इन कीटों का नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरी की पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। तो ऐसी फसलों से अच्छा उत्पादन लेना तो दूर बल्कि लगाई गई लागत भी निकालना मुश्किल हो जाती है। इसलिए इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इस रोग के नियंत्रण के लिए उचित उपायों का अपनाएं। ये एक वायरस जनित है, इसके लिए पहले ही उपचार कर लिया जाए वो ज़्यादा सही है। आने के बाद में इसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि अपन खेत की साफ सफाई रखें, जो प्रभावित पौधे हैं उनको उखाड़ के फेंक दे, जला दे, जिससे कि ये खेत में फैले नहीं। और जिस खेत में पहले से मोज़ेक हो रखा है वहाँ पे अपन उन फसलों को नहीं लगाएं ताकि आगे नहीं फैले, और रोग प्रतिरोधी किस्में लगाकर इस चीज को रोका जा सकता है। किसान भाइयों, रसचूसक कीटों को नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। इसके 10 से 15 दिन बाद दूसरा छिड़काव करें तो इन रसचूसक कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। अतः सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि मोज़ेक का पता चलते ही इसके जो प्रभावित पौधे हैं उनको उखाड़ के जला दें। जॉन डेयर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ईंटखेड़ी जिला भोपाल से विपिन कुमार जी ने। आप आंवला के बाग में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो विपिन जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आंवले की फसल आप जब देख रहे हैं अब ये लहराने लग गई है, लेकिन आपको विशेष रूप से इस वर्ष आपको ये बड़ी मौसम के परिवर्तन के कारण से अभी भी हमारा तापक्रम नीचे नहीं आया है। इसलिए अब किसान भाइयों जो आंवले का बगीचा है उसके लिए विशेष देखभाल करने की आवश्यकता हो गई है, और विशेष देखभाल अब हमको सिंचाई का प्रबंधन करने की बड़ी आवश्यकता हो गई है, क्योंकि जो आंवले का जो फलन हो रहा है अब इस समय उसके फूलने का समय आ चुका है। और पहले तो बारिश के मौसम से सिंचाई संरक्षित रहती थी, लेकिन अब के बारिश भी नहीं हुई है, फिर भी टेम्परेचर दिन का टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो अब आंवले को जो पहले 10 दिन में पानी की आवश्यकता पड़ती थी, हर चौथे दिन में पानी की आवश्यकता पड़ रही है। अगर हम पानी की सिंचाई प्रॉपर रूप से नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा फल पूरी साइज़ नहीं ले पाएगा, जिससे कि हमारे को बाज़ार में दाम नहीं मिल पाएंगे। तो अब पहले बगीचे में क्या करना है कि हर चौथे दिन हमको सिंचाई करते रहना है, और अच्छी तरह थावड़े भर के पिलाओगे तो फलों का विकास अच्छा होगा। बागवान भाइयों, सिंचाई के साथ साथ आंवला के बाग में और भी कई तरह की बातों पर विशेष ध्यान देना होता है, ताकि आपको आंवले के बाग से अधिक फलों की प्राप्ति हो सके। इसके अतिरिक्त अगर आपको दिखता है कि कहीं पे आंवले में भूरापन आ रखा है, काला रोग आ रखा है, और इस तरह से जिसमें धब्बे हो रखे हो, तो वो बोरोन की डिफिशियंसी आती है, कई बार सल्फर की कमी से भी आ जाती है। तो एक तो बोरोन 2% का छिड़काव करें। दूसरा, अगर कहीं रोली रोग आ रखा है, जैसे आंवले के फल पर अगर काला काला धब्बा हो, पत्तियों पर काला धब्बा हो, तो सल्फेक्स एक टंकी में 15 लीटर की टंकी में 30 ग्राम के हिसाब से छिड़काव करें। तो ये दोनों बातें। और तीसरी बात, थावले में हमको खरपतवार प्रबंधन करना है। आंवले के बाग में यदि आप खरपतवारों को समय समय से निकालते रहेंगे तो पौधों की बढ़वार तो अच्छी होगी ही, साथ ही आंवला के फलों का विकास भी अच्छा होगा। पानी का पूरा व्यवस्था करना है। अगर ये हम कर पाएंगे तो ही हम आंवले की फसल को दिसंबर के महीने में अच्छी ले पाएंगे, नहीं तो हमारे आंवले की पैदावार में परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कई सारे फल जो नीचे गिरे हुए हैं। ये नीचे गिरने का कारण एक ही है कि हमारे पूर्ण रूप से पानी का व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो पानी की अगर अपन व्यवस्था रखेंगे, थोड़ा बोरोन का छिड़काव करेंगे, तो ये नीचे गिरे हुए फल को अपन रोक सकते हैं। और पूर्ण रूप से इन फलों का जो आप देख रहे हो, ये फल काफ़ी लग चुके हैं, लेकिन इनका विकास और इनमें जो खटास और जो इनमें चमक है वो अपन प्रॉपर रूप से पानी का व्यवस्था करेंगे, प्रबंधन करेंगे तो ही हो पाएगा, नहीं तो इस बार हमको फसल कम लग सकती है। तो इन 2-3 बातों का विशेष ध्यान में रखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा आंवले में पैदावार कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता वाले आंवले ले सकते हैं। अभी जैसे आप ये आंवले देख रहे हो, यहाँ पर इस बगीचे में अच्छा पानी दिया हुआ है, इसलिए इसमें बिल्कुल स्वस्थ आंवले दिख रहे हैं और आंवले में अच्छा फलन भी दिख रहा है। लेकिन इसको मेंटेन करना, बरकरार करना हमारी आगे की प्रबंधन और व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। जो 3 बातें विशेष रखना है: पानी का प्रबंधन, खरपतवार का प्रबंधन और गंधक का छिड़काव और बोरोन का छिड़काव। राम राम सा किसान भाइयों। इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है जिला हरदा से राजकुमार सिंह ने। आप नाडेप कंपोस्ट बनाने की विधि पर जानकारी चाहते हैं, तो राजकुमार जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले बात आएगी कि नादेप खाद का नाम कैसे पड़ा। एक्चुअली इसमें बताना चाहेंगे कि हमारे देश में एक महाराष्ट्र हमारा प्रदेश है, जिसमें एक नारायण देव राव पंडारी पांडे करके जो किसान थे, उन्होंने इस विधि से सबसे पहले खाद बनाई थी और उस खाद को प्रचलन में लाया गया। चूँकि ये पूर्णतः हमारी जैविक खाद है, तो इसकी सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आपके बीच में कि ये इसमें क्या क्या सामग्री क्या क्या पड़ेगी। सबसे पहले तो जो हमारा बायोमास है, जिसको हरी पत्तियां, हमारी फसलों की पत्तियां, फसलों के बचे हुए अवशेष और कूड़ा कचरा, फिर गोबर चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा और मिट्टी की कुछ मात्रा चाहिए होती है। तो
चारों चीज़ों को हमारे पास उपलब्ध हैं। फिर बात आएगी कि हमें एक प्रॉपर स्पेस चाहिए, जगह चाहिए जहाँ पर हम इसकी संरचना बनाएं। उस संरचना में सबसे पहले उसकी सामग्री भी हमारे पास होनी चाहिए कि ईंट, सीमेंट और पानी की ज़रूरत होती है। तो उससे ईंट की एक लेयर हम लेते हैं जिसको ज़मीन पे पहले बिछाते हैं, और 10 फुट हमारी लंबाई होनी चाहिए और 6 फुट इसकी चौड़ाई और 3 फुट गहराई में इसको लेते हैं। इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। जब स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है तो स्ट्रक्चर की जो फ्रंट लेयर होती है उसको हम मधुमक्खी की तरह, जो जाल होता है, मधुमक्खी का घर होता है, उस तरह से उसको रखते हैं। क्योंकि खाद को बनने के लिए प्रॉपर हवा की ज़रूरत होती है, और इस तरह से हम आगे वाली जो हमारी दीवार होती है तो उसको हम एक बाई, और नीचे की जब हम स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं तो नीचे की जो हमारी लेयर होती है 3 रद्दे तक हम उसको ऐसे सीधे लेके आते हैं। फिर हमारा स्ट्रक्चर बनके जब तैयार हो जाता है तो उसमें हम जीवांश, कूड़ा कचरा, बायोमास को लेते हैं। उसकी एक लेयर वो 1.5 फुट की हम रखते हैं। इसके बाद उस पर पानी का लेयर देते हैं, और फिर गोबर की लेयर जो कि हमारी 0.5 फुट होती है। गोबर की लेयर लेने के बाद में जो सेकंड परत हम फिर से लेंगे, वो सेकंड परत भी हमारी जो बायोमास की होगी, जिसमें हमारी पत्तियां हैं, कूड़ा कचरा है, हरी पत्ते वाली और फसलों के बचे हुए हमारे अवशेष हैं, उसको भी फिर हम 1.5 फिर से दोबारा से लेते हैं, और उसके ऊपर फिर 0.5 का जो परत देते हैं वो गोबर का घोल बना के उसको ऊपर फैला देते हैं। फिर लास्ट में जब इस तरह से हम पूरा गड्ढा फिल कर देते हैं, जो स्ट्रक्चर बना है हमारा, उस गड्ढे को हमने फिल कर दिया। फिर ऊपर से जो हमारी भुरभुरी मिट्टी है उसकी एक लेयर हम ऊपर से देते हैं। तो इस तरह से जब हम पूरा मटेरियल भर देते हैं गड्ढे में, तो हमारी खाद बनने में 90 से 120 दिन का टाइम लगता है, लगभग 3 महीने। 3 महीने में हमारी खाद पूर्णतः जैविक होती है, जो बन जाती है, जो किसान भाइयों की फसलों के लिए बहुत लाभदायक होता है। और इस तरह से हमारा किसान इसको 3 या 4 बार साल में सेम उसी गड्ढे में 3 बार या 4 बार उस खाद को बना सकता है, और अपने विभिन्न जो हमारा फसल चक्र होता है उस फसल चक्र में जो फसलें उगा रहा है उसमें उपयोग में ला सकता है। इस तरह से हमारी खाद बनके तैयार हो गई, और किसान भाई, और हम तो ये कहना चाहेंगे कि किसान भाई हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाएं। जो आपके गांव में, आपके घर में थोड़ा सा भी स्पेस है तो वहाँ नाड़े और घर का जो कूड़ा कचरा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप गड्ढे में ही उसको इस्तेमाल करें। और गड्ढा जब हमें भरना है तो वो सेम डे भरना है, उसी दिन जितनी भी लेयर गोबर की और जीवांश की हमें जितनी भी लेयर ले आनी है वो सेम डे भरना है, यानी दिन नहीं बदलना है, उसी दिन भर के उसको फिलअप करना है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गोभी की उन्नत किस्में और पौध लगाने की विधि पर जानकारी। पशुओं के लिए कैसे करें हरे चारे वाली फसलों की खेती। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत हैं। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है
P18 अन्नदाता mp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-419-2155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आप सभी से होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।